बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत भक्ति निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती माता की जय। आओ संस्कृत सीखे। इस वर्तमान काल के अंदर जहाँ पर अन्य भाषाओं की बोलबाला है और वैसे समय के अंदर हमने संस्कृत सीखना प्रारंभ किया है। प्रथम चैप्टर के अंदर वर्ण क्या होते हैं, वर्णों को किस किस प्रकार की संज्ञा दी गई है, 12 खड़ी कैसे बनती है, कौन से अक्षर मिलकर किस प्रकार से शब्द बनते हैं, और ये सारी बातें हमने पिछली 4-5 क्लास के दौरान की थी। लास्ट क्लास के अंदर हमने धातु जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे रहे हुए हैं, और उसके संबंध में बात की थी। और उसके अंदर भी सबसे पहले वर्तमान काल में भी कर्तरी प्रयोग, और कर्तरी प्रयोग के अंदर भी पहला गण परस्मैपदी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये जो हमारा वर्तमान काल है 15वें पाठ तक चलेगा। कर्तरी प्रयोग जो है वो 6-29वें पाठ तक चलेगा, और परस्मैपदी जो है वो 14 पाठ तक चलेगा। हमने जो लास्ट क्लास के अंदर परस्मैपदी के वर्तमान काल के प्रत्ययों को देखा था, मी, वस, मस, सी, थस, थ, ती, तस, अंति, ये 9 प्रत्यय के बारे में लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि भी इसको आपको रट्टा लगाना है, याद करना है। अब इसका अर्थ क्या होता है वो यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ये जो है फर्स्ट पुरुष है, ये सेकंड पुरुष है, ये थर्ड पुरुष है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। सबसे पहले नंबर में इसको याद कैसे करना है, तो मी, वस, मस, सी, थस, थ, ती, तस, अंति। अब इसका अर्थ क्या होता है? आवाज नहीं आ रही है? अभी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। तो जो प्रत्यय रहे हुए हैं मी, वस, मस, सी, थस, थ, ती, तस, अंति। अब ये प्रत्ययों का अर्थ क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। मी का अर्थ होता है मैं, वस का अर्थ होता है हम दोनों, मस का अर्थ होता है हम सब। जिनको लिखना है वो लिख लीजिएगा। मी यानी मैं, वस यानी हम दोनों, मस यानी हम सब, सी यानी तुम, सी यानी तुम, थस यानी तुम दोनों, थ यानी तुम सब। टी का अर्थ होता है वह, तस का अर्थ होता है वह दोनों,
और अंति का अर्थ होता है वह सब। मी वस मस सी थस थ ती तस अंति। गुजराती भाषा के अंदर बता देता हूं, मी का अर्थ होता है हूं, वस का अर्थ अमे बे, मस का अर्थ अमे, सी का अर्थ होता है तू, थस का अर्थ होता है तमे बे, थ का अर्थ होता है तमे, ती का अर्थ होता है ते, तेओ बे अने तेओ। इस प्रकार से मी वस मस सी थस थ ती तस अंति का अर्थ होता है। अब कोई भी जो धातु रहेंगे उन धातु को ये प्रत्यय लगेंगे। हर एक धातु को ये 9 के 9 प्रत्यय लगेंगे और 9 के 9 प्रत्यय लगकर एक प्रकार से इसका रूप तैयार होगा। अब वो रूप किस प्रकार से तैयार होता है उसको हम देखेंगे। ये सबको समझ में आ गया है? मी वस मस सी थस था ती तस अंति। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले नंबर के अंदर जो आपको पीडीएफ दी हुई है उसके अंदर पठ धातु दिया है। शब्द की बात आपको बाद में आएगी। पठ धातु दिया हुआ है। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। गुजराती के अंदर भणवू, पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। गुजराती के हिसाब से देखने जाए तो भणवू। अब पठ धातु है, पठ धातु को मी भी लगेगा, वस भी लगेगा, मस भी लगेगा, सी थस थ ती तस अंति। ये 9 के 9 जो परस्मयी पदी के प्रत्यय लगेंगे और प्रत्यय लगने के बाद में एक रूप उसका तैयार होगा। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्या धातु लगकर, क्या नियम लगकर उसका रूप क्या बनता है। कोई भी यानी धातु होता है और उस धातु का रूप यदि आपको बनाना है तो उसके लिए अनेक प्रकार की प्रक्रिया होती है। जैसे आपको खाना पकाना है, खाना पकाना है तो पहले क्या चीज डालनी, उसके बाद में क्या चीज डालनी, और ऐसे करके जब अलग अलग प्रकार की आइटमें डाली जाती है तब उसमें से एक चीज तैयार होती है। ऐसे ही वो चीज तैयार नहीं होती है। तो अभी आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है ना? हाँ ठीक है। तो यानी जैसे हम खाना पकाते हैं, किसी भी प्रकार की चीज बनाते हैं तो उसके लिए एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। वैसी ही प्रक्रिया यहां पर भी बताने में आ रही है कि शब्द में से, धातु में से जब उसका रूप बनता है तो वो रूप किस प्रकार से बनता है और उसकी प्रक्रिया, उसका एक सिंपल से एक मेथड रहा हुआ है, वो हम देखेंगे। कोई भी धातु रहे
और उस धातु का रूप बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले नियम लगेगा फर्स्ट नंबर के अंदर सबसे फर्स्ट नियम लगेगा, आपको आगे बता दिया था, क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं। और ये बात बताकर यहाँ पर सामने धातु लिखना होगा, पठ वो धातु है। दूसरे नंबर के अंदर अभी नियम कौन सा लगाना, तो आप पाठ नंबर 2 के अंदर पेज नंबर 5 के अंदर देखिए, जिसका पहला नियम रहा हुआ है कि परस्मयी पदी धातुओं के साथ परस्मयी पदी के प्रत्यय लगते हैं। ये जो पठ धातु है वो पठ धातु परस्मयी पदी है और उसको प्रत्यय लगाना है, जो 9 प्रत्यय बताए थे, मी वस मस सी थस ता ती तस अंति। और वो प्रत्यय लगाना है तो प्रत्यय कब लगेगा, तो कि ये नियम लगकर प्रत्यय लगेगा। यहाँ पर नियम में आधा ही लिखूंगा, बराबर। परस्मयी पदी धातुओं के साथ में परस्मयी पद के प्रत्यय लगते हैं। अब इसके अंदर 9 प्रत्यय है, 9 प्रत्यय में मी वस मस और अंति, उसके लिए एक स्पेशल नियम आएगा। इसलिए सबसे पहले नंबर में हम ती प्रत्यय रहते हैं। इस नियम से क्या होगा, तो कि पठ प्लस ती। अब ये कौन से गण की बात चल रही है अपनी, जवाब दीजिएगा, कौन से गण की बात चल रही है? फर्स्ट गण। कौन सा प्रयोग है, प्रयोग कौन सा है? फर्स्ट गण है कर्तरी प्रयोग। और पद कौन सा है? 3 प्रकार के पद में से कौन सा पद है? परस्मयी पदी पद है, बराबर। सबसे पहले नंबर में हमने नियम लगाया, क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं, उससे पठ वो धातु है उसका परिचय दिया। दूसरे नंबर के अंदर हमने नियम लगाया कि परस्मयी पदी धातुओं के साथ प्रत्यय जो लगेंगे वो परस्मयी पदी के लगते हैं, इसलिए पठ प्लस ती हमने किया। अब जो भी पहले गण के धातु होते हैं उसके साथ में एक एक्स्ट्रा प्रत्यय भी लगता है। जैसे ये 9 प्रत्यय तो लगते ही है, लेकिन 9 प्रत्यय के साथ में एक अलग से प्रत्यय लगता है। अब दूसरा नियम देखिए कि ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। यानी ती आदि प्रत्यय लगने पर, ती आदि यानी कितने प्रत्यय आएंगे उसके अंदर? नहीं, 3 नहीं आएंगे, 9 प्रत्यय आएंगे। मी वस मस ती थस ती तस अंति। ती आदि के द्वारा ये 9 प्रत्यय को हमको लेना है। यानी ती वगैरह प्रत्यय जब लगते हैं
तब धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। ये पहले गण के जो भी धातु आएंगे, पहले गण के जो भी धातु आएंगे उस धातु को अविकरण प्रत्यय लगेगा। इसलिए थर्ड नियम लगेगा यानी टी वगैरह के द्वारा 9 के 9 प्रत्यय हमको गिनने हैं। अब इससे क्या होगा, पट प्लस अ प्लस टी। पहले नंबर में हमने कहा, ये देखिए ये एक सिंपल से मेथड है। अब आगे जो भी प्रत्यय आपको लगेंगे उस समय के अंदर इतने नियम तो कंपलसरी आपको आंख बंद करके लगा देने। क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं, परस्मैपदी धातु को परस्मैपद प्रत्यय लगते हैं, ती वगैरह प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। इतने नियम हर एक धातुओं को लग जाएंगे। जो पहले गण के रहेंगे, परस्मैपदी की जब बात आएगी तो इतने नियम लगते हैं। अब तीसरा नियम आप छोड़ दीजिए, तीसरा नियम इसके बाद में हम देखेंगे। चौथा नियम आया, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। देखिए काफी लोगों का प्रश्न है कि भाई ये परस्मैपदी है कि आत्मनेपदी है, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए अपने व्याकरण के अंदर बताए हुए हैं कि इतने धातु परस्मैपदी है, इतने धातु आत्मनेपदी है, इतने धातु उभयपदी है। तो उसका पूरा अलग से एक बताया हुआ है और उस हिसाब से हमको देखना है, बराबर। और एक चीज ध्यान रखिए कि 10 गण हैं, 10 गण में से हर एक गण का अपना अपना विकरण प्रत्यय रहा हुआ है। विकरण यानी क्या, तो कि जो लगने के बाद में एक विशेष प्रकार की क्रिया, विशेष प्रकार का फेरफार उसके अंदर करने वाला बने, वो लगने के बाद में कुछ न कुछ उसमें चेंजेस होता है और इसलिए उसको विकरण प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर पठ प्लस अ प्लस ती हुआ था हमारा। उसके बाद में आप चौथा नियम देखिए, ती वगैरह प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। बराबर, यानी पठ प्लस अ प्लस ती था। अब इसके अंदर क्या होगा, ये ठ आधा था, उस ठ के अंदर अ मिल जाएगा, इसलिए क्या होगा पठ, और उसके साथ में रहा हुआ ती प्रत्यय जुड़ जाएगा, पठती। आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, नमति पठती वगैरह, लेकिन वो बना कैसे, तो उसके लिए इतनी सारी प्रक्रिया होती है। पुनः एक बार बता देता हूं। सबसे फर्स्ट नियम लगेगा, क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं। दूसरा नियम लगेगा, परस्मैपदी धातुओं के साथ में परस्मैपद प्रत्यय लगते हैं।
तीसरा नियम लगेगा ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। और चौथा नियम लगेगा कि ती वगैरह प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं, क्योंकि ती प्रत्यय लगने के बाद में उसमें कोई विशेष फर्क होता नहीं है और इसलिए ये सिंपल से बन गया। देखिए इस प्रकार से कौन कौन सा रूप बनेगा, जैसे सीखा रहेगा सी, फिर ती, और था। ये 9 में से सी, टी और थ उसका जो रूप बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। जैसे पठक के साथ में ती लग गया तो पठती हो गया, पठक के साथ सी लग गया तो पठसी हो गया, और थ लग गया तो पठथा हो गया। इतनी प्रक्रिया आपको समझ में आई? यानी ये जो रूप बना वो रूप किस प्रकार से बना उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। जैसे हमें कोई भी चीज बनानी होगी तो बनाने की एक विधि होती है और उस अनुरूप वो चीज बनाई जाती है। अब समझ लो कि कपड़े में से सीधा मुझे जुब्बा बनाना है तो ऐसे ही नहीं बनेगा, उसके लिए प्रक्रिया करनी पड़ेगी। कपड़े को काटना पड़ेगा, फिर उसको जोड़ना पड़ेगा, फिर कहाँ पर किसको जोड़ना और उसके आधार पर क्या होगा, तो कि एक कुर्ता आदि तैयार होगा। उसी प्रकार से एक जो पठती पद रहा हुआ है तो वो पठती पद कैसे बना उसके लिए ये पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है। बराबर। क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं, पठ वो धातु है के नाम है। हमने बताया था 4 प्रकार के शब्द होते हैं, जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक, द्रव्यवाचक। तो क्रियावाचक जो होते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब जो धातु है तो धातु कौन सा रहा हुआ है? तो कभी परस्मैपदी पदी धातु है, इसलिए उसको परस्मैपदी पद के प्रत्यय लगेंगे। जिसको भी परस्मैपदी पद के प्रत्यय लगते हैं उनको विकरण प्रत्यय अ लगता है। अब अ लगने के बाद में उसके अंदर यदि दूसरी कोई प्रक्रिया होती है तो प्रक्रिया करनी है, नहीं होती है तो सीधा उसका रूप बन जाएगा। जैसे मैंने बताया कि पठ और सी उसके अंदर दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं होती, ती के अंदर भी नहीं होती और थ के अंदर भी नहीं होती, तो ये डायरेक्ट उसका रूप बन जाता है। ये यानी बहुत सिंपल मेथड था। अब जैसे मी, वस और मस जो रहे हुए हैं उसके अंदर कुछ विशेष नियम लगेंगे। अब वहां पर कौन से नियम लगते हैं वो अपन देखते हैं। बराबर। स्टार्टिंग के ये 3 नियम तो लग जाएंगे। जैसे पठ धातु रहा हुआ है उसी प्रकार से नम धातु भी है।
बराबर। जैसे हमने पठ के अंदर किया था कि पहला नियम लगा क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं, वैसे यहाँ पर भी लगेगा, नम होगा। परस्मैपदी पदी धातुओं के साथ परस्मैपदी पद प्रत्यय लगते, नम प्लस नी होगा। उसके बाद में तीसरा नियम लगा था कि तीन डिग्री प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है, नम प्लस अ प्लस मी होगा। इतनी प्रक्रिया जैसे हमने पठती में की थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो प्रक्रिया होगी। अब तीसरा नियम देखिए, जो स्पेशली म और व से जो प्रत्यय शुरू होते हैं उनके लिए बना हुआ है। अब चलिए 9 प्रत्यय में से म और व से शुरू होने वाले प्रत्यय कितने हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। 9 में से कितने प्रत्यय म और व से शुरू होने वाले हैं? सबका जवाब है 3। अब दूसरा प्रश्न, व से शुरू होने वाले कितने प्रत्यय हैं? एक प्रत्यय। और म से शुरू होने वाले 2 प्रत्यय, बराबर। तो अब ये 3 जो प्रत्यय लग रहे हैं, मी, वस और मस, वो कहां से शुरू होते हैं? तो कि म और व से। इसके अलावा भी जो आगे जब बात आएगी तो वहां पर भी काफी प्रत्यय म से शुरू होने वाले, व से शुरू होने वाले रहेंगे और उसके अंदर भी ये नियम लगेगा। अब देखिए ये नियम क्या कहना चाहते हैं उसे हम समझ लेंगे पहले। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के पहले यदि अ हो तो उस अ का आ हो जाता है। अब देखिए यहां पर थोड़ा बड़ा लिखकर मैं बता देता हूं इसी को ही। अब ये नियम क्या कहता है? म और व से शुरू होने वाले प्रत्यय के पहले ये जो मी है वो मी कैसे बना? म प्लस ई मिलकर मी बना, बराबर। म प्लस ई मिलकर मी बना, इसलिए शुरुआत कहां से है? म से है। आगे ई की मात्रा थी लेकिन आगे ई नहीं है, ये तो पीछे ही। तो क्या नियम देखिए क्या कहता है, म और व से शुरू होने वाले प्रत्यय होने पर क्या होता है? उसके पहले यदि अ हो, ये उसके पहले अ है, म और व से पहले अ हो तो इस नियम से क्या होता है? तो कि अ का आ हो जाता है। क्या बन जाएगा? आ। इसलिए इस नियम से क्या हो जाएगा? नम प्लस आ प्लस मी, बराबर। अब म के अंदर आ मिल जाएगा और मी जुड़ जाएगा, पूरा रूप हो जाएगा नमामि। क्या रूप होगा? नमामि। यहां पर चौथा नियम लगेगा, म और व से शुरू होने वाले
अ का आ हो जाएगा। रूप होगा नम प्लस आ प्लस मी। 3 नियम तो आपको आंख बंद करके लगा देना है, कुछ सोचना ही नहीं। 3 नियम। चौथा नियम कौन सा प्रत्यय है उसके आधार पर हमें लगाना है। सी, ती और थ रहे तो कुछ भी लगाना नहीं, और बाकी जो प्रत्यय रहेंगे तो वहां पर कुछ न कुछ अलग अलग नियम लगेंगे। तो अब कैसे कैसे नियम लगते वो हम देखेंगे। म और व से शुरू होने वाले प्रत्यय होने पर यदि म के पहले अ हो तो उस अ का आ हो जाता, उस नियम से हमने अ का आ कर दिया। और फिर 5वां नियम लग जाएगा, ती वगैरह विभक्ति के प्रत्यय जिससे लगते हैं उसे पद कहते हैं। तो ये नमामि पद हो जाएगा। बराबर, इतना समझ में आ गया। ये बातें सबको समझ में आ गई। क्या नहीं आई? हाँ ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है, अब आपको देखिए कितने प्रत्यय की बात मैंने बता दी। मी, सी, ती और थ, इतने प्रत्यय की बातें आपको बता दी। और लास्ट वाला जो नियम है 5वें नंबर का नियम, वो नियम क्या कहता है? तो कि वर्तमान काल का निर्देश करने के लिए धातु के साथ वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। ये जो 5वां नियम है, कई लोग 5वां नियम यहाँ पर दूसरे नंबर पे लगा देते हैं और कई लोग इधर पद के पहले यानी चौथे नंबर में नियम ये लगाते हैं। वर्तमान काल का निर्देश करने के लिए धातु को वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। हालांकि 2 नंबर पे लगाना वो उचित ज्यादा रहता है, क्योंकि प्रत्यय हमें लगाने हैं और लगाने के पहले उसकी बात बताएंगे तो इजी हो जाएगी। बराबर, इस प्रकार से आज आपको 5 नियम बताने में आए और इस प्रकार से कैसे ये रूप तैयार होता है उस रूप की बात आपको बताने में आई। पुनः एक बार बता देता हूं, क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं। दूसरे नंबर के अंदर आप नियम लगा दो, 5वां वाला नियम, वर्तमान काल का निर्देश करने के लिए धातु के साथ वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। तीसरा नियम लगा दो, परस्मैपदी धातुओं के साथ परस्मैपदी प्रत्यय लगते हैं। चौथा नियम लगा दो कि ती वगैरह प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगते हैं। और 5वां नियम लगेगा, ती वगैरह प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। इस प्रकार से जो ये कैसे पद होता है, एक धातु का रूप किस प्रकार से होता है वो आपको बताया। वर्तमान काल यानी क्या? वर्तमान काल यानी कल आपको बताया था कि भाई जो अभी जो एट प्रेजेंट जो चल रहा है उसको हम वर्तमान कहते हैं, और जो काल रहेगा उस काल के प्रत्यय, उस काल की विभक्ति उससे लगेगी, दूसरे काल की तो लगेगी नहीं। वर्तमान काल की बात करेंगे
तो उनके लिए विभक्ति भी कौन सी लगेगी? तो कि वर्तमाना विभक्ति लगेगी, यानी वर्तमान विभक्ति लगेगी। लेकिन विभक्ति के साथ वर्तमान जुड़ा है, विभक्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए वर्तमाना विभक्ति कर दिया। बराबर। वर्तमाना यानी क्या? तो कि वर्तमान काल को जो बताते हैं उसको वर्तमाना कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। प्रत्यय का मतलब क्या है? तो कि हरेक गण के, यानी एक गण के प्रत्यय होते हैं और एक काल के प्रत्यय होते हैं। दो प्रकार के प्रत्यय हैं। जैसे काल के प्रत्यय, उसके अंदर परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी ये प्रत्यय आएंगे। और एक प्रत्यय जो है उस गण का रहेगा, स्पेशली उस गण के अंदर कुछ फेरफार कराने वाला, तो उसको विकरण प्रत्यय बोलते हैं। और बाकी को परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी प्रत्यय बोलते हैं। पद यानी क्या? तो कि कोई भी एक शब्द बनना, एक रूप बनना, उसको पद कहते हैं। जैसे ये नमामि, तो वो पद हो गया, मैं नमस्कार करता हूं। ये एक क्या हो गया? पद हो गया। बराबर। यानी अलग अलग काल के हिसाब से अलग अलग विभक्ति होती है। कई लोग पूछ रहे भाई गण के नाम बताए नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये 10 गण हैं। उसके कोई अलग से नाम नहीं है, पहले गण का अलग नाम, दूसरे गण का अलग नाम, वैसा कोई नाम नहीं। बराबर। तो इस प्रकार से आज हमने ये जो 5 नियम लगकर क्या क्या प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के संबंध में हमने बातें यहां पर की। अब जो प्रत्यय जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के, जिसके शुरुआत के अंदर अलग अलग शब्द रहे हुए हैं। कोई में म है, कोई में व है, कोई में स है, कोई में थ है, कोई में त है, कोई में अ है। तो जहां पर म और व से, तीसरे नंबर में अ से जो शुरू होने वाला प्रत्यय होता है, तो उस प्रत्यय के लिए एक एक स्पेशल नियम बना हुआ है। बराबर। अब कोई बोल रहे हैं कि भाई हमको धातु कहाँ से? अरे भाई, अभी आपको जितने धातु सिखाए जाएंगे उतना आप सीख लोगे तो भी बस है। अभी जैसे ही आपको चौथा पाठ शुरू हो जाएगा, पांचवा पाठ, और पांचवें पाठ में एक साथ में आपको 15-20 धातु आ जाएंगे। तो ऐसे कितने कितने जो धातु रहे हुए हैं और उस धातु की क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, वो सारी बातें बताई जाएगी। काफी लोगों को म और व का नियम शायद समझ में आया नहीं है। इतना तो समझ में आ गया तो इसको मिटा देता हूँ, फिर म और व का नियम स्पेशली अलग से बता देता हूँ। देखिए, हमने जो पद बनाया था, इतनी प्रक्रिया हमने कर दी थी, इतनी प्रक्रिया हमने कर दी थी। अब तीसरा नियम देखिए, म और व से शुरू होने वाले प्रत्ययों के पहले, म और व से, ये जो मी है वो म से शुरू होता हुआ प्रत्यय है, क्योंकि मी जो बनता है म प्लस ई मिलकर मी बनता है।
बराबर। ये मी के अंदर रसोई मिलता है कि दीर्घई? कौन सा ई मिलता है मी के अंदर? ह्रस्व ई मिलता है, बराबर। ह्रस्व ई मिलकर ये दोनों के मिश्रण से इसका निर्माण होता है मी। अब म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के पहले, अब ये प्रत्यय म से शुरू होने वाला है, ऐसे प्रत्यय 3 हैं। बराबर, ये 3 प्रत्यय है मी वस मस। तो इसमें से ये जो मी प्रत्यय है वो म से शुरू होने वाला है, और म से शुरू होने वाले प्रत्यय के पहले ये वापिस चाहिए, मी प्रत्यय है, उसके पहले यदि अ हो तो आगे ये अ रहा हुआ है, तो उस अ का क्या हो जाता है? आ हो जाता है। यानी अ का आ कैसे बना, उसके लिए ये नियम बताया है। अ का आ कैसे बना, अब देखिए क्या होगा। नम प्लस आ प्लस मी। अब यहां पर तो सिंपल से हो जाएगा, म के अंदर आ मिल जाएगा और सीधा रूप हो जाएगा नमामि। उसी प्रकार से नम प्लस आ प्लस बस, इसका भी रूप हो जाएगा नमावस। उसी प्रकार से नम प्लस आ प्लस मस, उसका भी रूप हो जाएगा नमामस। अब ये दोनों के अंदर आगे भी प्रक्रिया जो होगी, उस प्रक्रिया के बारे में हम कल देखेंगे। अ न हो तो अ नहीं हो तो अ का आ नहीं होगा, अ रहे तभी ये नियम लगे। ये नियम कब लगता है कि प्रत्यय म और व से शुरू होना चाहिए, उसके आगे अ होना चाहिए, तो ही वो अ का आ होता है, अन्यथा अ का आ होता नहीं है। जैसे आज आपको कितने कितने रूप कैसे हुए, देखिए नमामि नमावस नमामस, कितना आपको बता दिया। ये दोनों में कुछ चेंज होगा, स का कुछ होगा, इधर भी स का कुछ होगा, वो क्या होगा वो कल बताएंगे। बराबर। तो नमामि नमावस नमामस नमसी नमथस नमथ नमति नमतस, यहां तक की बात हुई। अभी जहां पर स अंत में है, वस मस थस और तस, उसके लिए नियम हम अगली क्लास में देखेंगे। जिसके अंत में अंती रहा हुआ है, उसके लिए भी नियम हम अगली क्लास में देखेंगे। अब किसी को कोई प्रश्न रहे तो 5-7 मिनट का समय हम लेंगे। फिफ्थ नियम समझ में नहीं आया, सिंपल से नियम है कि वर्तमान काल है तो उस नियम को प्रत्यय कौन से लगेंगे, उतना ही वो नियम बता रहे हैं कि भाई आपको मी वस मस अंति प्रत्यय लगा, यानी वो आपको समझना है कि ये वर्तमान काल की विभक्ति है। पांचवा नियम क्या कहता है कि वर्तमान काल का निर्देश करने के लिए, निर्देश यानी बताने के लिए
धातु के साथ वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। विभक्ति यानी क्या? तो कि संस्कृत भाषा में जो विभक्ति होती है, पहला पुरुष, दूसरा पुरुष, तीसरा पुरुष, उसको विभक्ति कहते हैं। तो ऐसी नाम रहेगी तो नाम की अलग अलग विभक्ति आएंगी, शब्द रहेंगे तो शब्द के अलग अलग विभक्ति आएंगी, और उस हिसाब से आगे आगे हम देखते जाएंगे। आज तो यहाँ तक ही रखते हैं। नमस्ते आदि का बाद में आएगा, अभी से उसकी चिंता नहीं करें। विवेक शाह, जिनका नाम बोलता हो अनम्यूट होते जाइएगा। त्रिशला जैन, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी है ना, मेरी स्टार्टिंग से 5 मिनट से क्लास मिस हो गई, मतलब कुछ कारणवश। तो बाद में यूट्यूब में देख सकते हैं मतलब, और ऐसे भी मतलब बार बार समझना हो तो ऐसे देख सकते हैं मतलब। हाँ, यूट्यूब में आपको देखने के लिए 5 क्लास तो रखी हुई है, और हाँ अभी से आगे से जो भी क्लास होगी उसका ये ऑडियो भी आप सुन सकते हो। हाँ। और गुरुजी एक और है ना, प्रत्यय वर्ष का मतलब क्या है गुरुजी? ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या प्रत्यय प्रत्यय वर्ष का मीनिंग क्या मतलब? प्रत्यय यानी? परस में पद के प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ये वर्ड का अर्थ क्या मतलब? नहीं, यानी प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है जो मी, बस, मस वगैरह को प्रत्यय कहते हैं। अच्छा अच्छा। ये जो 9 रहे हुए ना, हाँ उन हाँ। 9 को प्रत्यय कहते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। प्रणाम बराबर। गुरु। हाँ प्रणाम गुरु जी। चलिए, विवेक शाह, विवेक बहुत सारे हैं। विवेक शाह, नेमिन परमार, हाँ प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी आपने कहा था कि थ, ती और एक और अक्षर में कोई उसके पहले कुछ बदलते नहीं है। सी, ती और थ। हाँ, तो मतलब मुझे वो नियम समझा नहीं गुरुजी। हाँ, वो नियम तो कल बता दूंगा वापिस। ठीक है गुरुजी। चलिए, पिंकल शाह, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मेरा डाउट था कि आपने बोला ना कि वर्तमान काल का निर्देश करने के लिए वर्तमान काल के प्रत्यय सेकंड स्टेप पे लगाते हैं, सेकंड नियम पे लगाते हैं। हाँ, तो वो कैसे लगते हैं और कौन से रहते हैं वो? नहीं, यानी क्या है कि आपको देखिए वर्तमान काल का निर्देश करना है, बराबर। उसके लिए वर्तमान काल के प्रत्यय कौन से है? तो के परस्मैपदी प्रत्यय है, आत्मनेपदी प्रत्यय है, उभयपदी प्रत्यय है। यहाँ पर हम परस्मय पद की बात कर रहे हैं, तो परस्मय पद के अंदर मी, वस, मस, ति, थस, थ, ति, थस, अंति आदि प्रत्यय लगाने हैं। लेकिन वो कौन से प्रत्यय लगाने हैं, तो उसके लिए ये निर्देश किया है। नहीं समझ में आया गुरुजी। वो ये जो 9 प्रत्यय है उसमें से ही कौन सा भी लगाना है? और ये जो सारे बोल रहे हैं आप, तो ये सारे के 9 जो सारे के सारे है वो सारे वो सिर्फ वर्तमान काल के लिए ही है, कॉमन नहीं है वो सबके लिए? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ वर्तमान काल के लिए। भूतकाल के प्रत्यय अलग आएंगे, भविष्य काल के अलग आएंगे। अच्छा। और गुरुजी ये पद का ये सुनिए, एक चीज सुन लीजिए। ये अपनी जितनी भी बातें चल रही है वो सारी की सारी बातें सिर्फ वर्तमान काल के संबंध में ही हो रही है। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी पद का मीनिंग क्या है? पद का मीनिंग क्या है? जैसे समझ लो कि भाई एक शब्द जो बन जाता है ना, उसको पद कहते हैं। जैसे नमामि बना तो वो पद हो गए, पठामी बना तो वो पद हो गए। यानी जो पद शब्द बन यानी जाता है वो? पद यानी क्या? तो कि जहां पर विराम लेने का होगा उसको पद कहेंगे। विराम यानी क्या? रुकना होगा। वो जैसे हम बोलते हैं नवकार मंत्र के कितने पद? 9 पद है। नमो अरिहंताणम एक पद हुआ।
उसी प्रकार से यहाँ पर Correct, समझ- पठामी एक पद हुआ, पठावह एक पद हुआ, पठामह एक पद हुआ, इस प्रकार से। हाँ समझ में आया गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। रसीला डी माधानी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी अभिकरण क्या है? हाँ, अभिकरण क्या है? अभिकरण आपको ये सब आप क्लास मेरे ख्याल से ध्यान से सुनते नहीं हो। मैंने क्लास के अंदर 2 बार बता दिया कि हर एक गण का अपना अपना प्रत्यय रहा हुआ है। ये पहले गण का जो धातु है, हाँ उस धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है, यानी अप्रत्यय लगता है। नहीं, दिमाग नहीं समझ नहीं आ रहा। यानी पहला गण जो भी होगा, जो भी पहले गण के धातु आएंगे, उस धातु को आपको अविकरण क्या है उसको ज्यादा रिसर्च करने मत जाओ, सीधा आंख बंद कर पहला गण का धातु है तो उसको अ लगा देना है। आप सिंपल पहला से गण इतना का धातु समझ लो, मतलब पी आप वगैरह इतना जो है। सिंपल से समझ लो कि पहले गण का रहेगा तो उसको अ लगता है, बस उतना ही। पहले गण मतलब यही जो आपने 9 समझा है वही हुए ना? नहीं नहीं नहीं, ये तो धातु, ये तो परस्मै पद के प्रत्यय हुए। 10 गण है, इसमें से अपना पहला गण चल रहा है। पहला गण मतलब ये जितना पूरा समझाया वो गण हो गया? नहीं नहीं नहीं, तो? गण का अर्थ है विभाग। संस्कृत भाषा को 10 भागों में विभाग किया गया है क्रिया को। हाँ उसमें से ये पहली क्रिया हमारी चल रही है, बराबर? जी ठीक है। धर्मेंद्र पाल। बाद में फोन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अर्यंत द्रव्यवाचक कैसे हुआ? क्या? अर्यंत द्रव्यवाचक कैसे हुआ? अरिहंत। अर्यंत द्रव्यवाचक कैसे हुआ? अरिहंत यानी अरिहंत जो है एक व्यक्ति को बता रहा है, इसलिए वो द्रव्यवाचक हुआ। जब अरिहंत, समझ लो अरिहंत वो एक व्यक्ति को बताता है तो वो द्रव्यवाचक, और अरिहंत वो समझ लो कि पूरे के पूरे समूह को बताता है तो वो जातिवाचक हो जाएगा। सामान्यतः मनुष्य वो जाति है, लेकिन अरिहंतों की कोई जाति नहीं है। अरिहंत जो है, अब समझ लो कि 24 व्यक्ति को बता रहा है तो वो द्रव्यवाचक हुआ, बराबर? द्रव्य का अर्थ कोई वस्तु नहीं समझना है। द्रव्य का अर्थ होता है व्यक्ति, वस्तु आदि के संबंध में द्रव्यवाचक समझना है, बराबर? हाँ ठीक है। अनीता कलेसरा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी ये जो दिया है परस्मैपदी वर्तमान काल, तो हमने स्कूल में संस्कृत पढ़ा था, तब ये उल्टा था, तीसरा पहला पद था और पहला तीसरा पद था। बराबर है, स्कूल में इसी प्रकार से तीत संति सीथ स्थ मी वस्मस, और लेकिन स की जगह वह मह यूज किया था। हाँ, यानी ये वो वहां पर डायरेक्ट रेडीमेड दे दिया था। हाँ अब ये आपको कल पता चलेगा कि वह कैसे होता है, मह कैसे होता है, उसके बारे में हम कल जानेंगे, अगली क्लास में जानेंगे। यानी ओके। और ये जो रूल्स है ये सब जान के याद रखना जरूरी है, या फिर सिर्फ प्रत्यय बैहट करेंगे और उसके साथ धातु लगाते जाएंगे तो काफी है? नहीं, कोई आपको बोलेगा कि भाई कैसे ये म का आ कैसे हुआ, तो वो बताना रहेगा, तो आपको नियम चाहिए। ओके। नियम समझ लो कि भाई बाय हार्ट किया हुआ रहेगा तो आपके लिए संस्कृत भाषा बहुत ही इजी हो जाएगी। नियम बाय हार्ट किया नहीं है, अब आगे समझ लो कि भाई 30 पाठ के बाद में भी ये नियम कहीं पर लगता होगा, तो उस समय में आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये प्रत्यय जो है वो म और व से शुरू होने वाला है, उसके पहले अ है तो ही अ का आ होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सारे जो नियम है उस समय में याद रखने होंगे, ठीक है बराबर? गुरुजी। मनीता शाह।
प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरे डाउट नहीं है, मेरे को ये था कि आप जो ऑडियोज भेज रहे हो ना अभी स्पॉटिफाई पे कर रहे हो, ये जो अपनी क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, पर फिर आप बोर्ड पे लिखते हो वो तो हमें समझ में ही नहीं आता है ना ऑडियो क्लास में। बोर्ड पे लिखता वो समझ में नहीं आता, आपके सामने जो पीडीएफ दी हुई है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अभी तो आप क्लास अटेंड कर रहे तब प्रॉब्लम नहीं है, जब बाद में सुनते हैं ना तो वीडियो नहीं है ना क्लास का, अगर आप वीडियो भेजो तो ज्यादा अच्छा रहेगा उस हिसाब से। ठीक है, चलो उसके बारे में सोच के मैं आगे कुछ करूंगा। हाँ, कि स्पॉटिफाई में ऑडियो आता है ना, तो अब जैसे आप बोर्ड पे लिख रहे हो और मैंने क्लास अटेंड नहीं की, महीने में दो क्लास तो मिस होनी ही है, तो उस हिसाब से फिर हम लोगों को प्रॉब्लम होगी ना गुरुजी। उसके लिए सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, सिंपल से अपना इतना बड़ा ग्रुप है, करीब 155 मेंबर तो अभी जुड़े हुए हैं, तो उसके अंदर परस्पर 5-10 जनों को आप फ्रेंड बना दो, और वो फ्रेंड बनाकर जब सीखोगे ना तो और इजी हो जाएगा। आपको कोई डाउट है एक दूसरों को पूछो, कुछ कंफ्यूजन रहा, कुछ समझ में नहीं आया, एक दूसरों को पूछोगे तो और क्लियर हो जाएगा विषय आपको। हाँ, सबका नंबर अपने ग्रुप के अंदर रहा हुआ है, तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो फिर मुझे वही था कि थोड़ा वीडियो आता हो तो बेटर। ठीक है ठीक है। रंजिता जैन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, ये परस्मयी पदी के प्रत्यय और वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय, इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? देखिए, वर्तमान विभक्ति के अंडर में परस्मयी पद आएगा। हाँ, यानी वर्तमान काल के प्रत्यय लगते हैं, लेकिन वर्तमान काल में कौन से प्रत्यय लगेंगे, तो कि उसमें 3 पद आएंगे, परस्मयी पद, आत्मनि पद, उभय पद। तो उसमें से कौन सा प्रत्यय लगाना है, पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो धातु कौन सा है। बराबर। हेलो हेलो। हाँ, अच्छा, तो मतलब अभी जैसे ये वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय है, तो इसमें परस्मयपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी तीनों इसके अंदर आएंगे। हाँ, तीनों इसके अंदर आएंगे। अब 3 में से आपको कौन सा धातु है उस हिसाब से आपको लगाना है। हाँ, बराबर। चलिए, श्वेता राठौड़। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ गुरुजी, जो 9 भी धातु है ना, नहीं 9 प्रत्यय, हाँ, तो वो सब वर्ड के साथ लगेगा गुरुजी? क्या? फिर वो से सभी बोलिए। वर्ड्स में लगेंगे क्या? सभी वर्ड्स जो 9 में प्रत्यय है ना गुरुजी? हाँ, पहले गण के जो भी धातु आएंगे उन सब धातुओं को ये 9 प्रत्यय लगेंगे। दूसरे गण के रहेंगे तो उनको ये नहीं लगेंगे। हाँ, तो अभी आपने जैसे नमामि लिया वर्ड, नहीं, यानी सुनिए तो वो सुनिए, हमको एक वर्ड मिनट, पहले से सुनिए। इसके अंदर कोई भी धातु रहेगा, वो यदि वर्तमान काल का रहेगा तो वर्तमान काल के अंदर उसे ये प्रत्यय लगेंगे, 9 प्रत्यय। पहले गण का रहे, दूसरा रहे, 10वां रहे, कोई भी रहे। बराबर। हाँ, बोलिए, अभी क्या पूछ रहे थे? नहीं, तो अभी आपने जैसे नमामि वर्ड लिया, तो उसके बाद आपने नीचे का सब डिस्क्रिप्शन मतलब हमको समझाया। हाँ, तो अभी हम वर्ड कहाँ से लेंगे गुरुजी? शब्द कहाँ से लेंगे? आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, हाँ गुरुजी, ऐसे ऐसे एक एक पाठ के अंदर आपको 5-10 आपको धातु देते जाएंगे। हाँ गुरुजी। और उस हिसाब से आप देखिए, आगे देखोगे 5वें पाठ के अंदर ही आपको नीचे 10-12 धातु दिए हुए। देखे गुरुजी। बराबर। हाँ गुरुजी। ठीक है, मतलब चलिए आज नम इतना ही रहेगा तो हमको वैसे बनाते जाना पड़ेगा। हाँ, बनाते जाना पड़ेगा। बराबर। अब ऐसे तो हजारों शब्द, हजारों धातु रहेंगे। जैसे आपने इंग्लिश भाषा सीखी होगी, तो सबसे पहले जो सीखा एक एक करके उसमें जोड़ते गए, उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में भी एक एक आपको जोड़ते जाएंगे।
एक्चुअली वो पहली बार ही सीख रहे हैं ना गुरुजी, इसलिए इतना आइडिया हाँ नहीं है। हाँ बराबर है, बहुत अच्छी बात है, सीख रहे हो। हाँ गुरुजी। ठीक है, चलो प्रणाम। सबको भी प्रणाम।